Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। Hope you will enjoy. और मुझे लगा शायद उनके चेक किया तो उसमें कोई वो कुछ लिखा हुआ तो नहीं, वो तो छोटी मोटी चीजें जो है कि तुमने ये नहीं कर रहे, ऑब्वियसली रूल्स फॉलो कैसे नहीं कर रही, इतनी हिम्मत कैसे उनकी। पर मैं तो वो देख रही थी, कोई एक आर्टिकल उसके ऊपर लिखा हुआ आया था, उसमें वो पूरा पढ़ ही नहीं पाई, जल्दी से बस बीच का देखा कि पता नहीं उस इसलिए एक्शन हो रहा है क्योंकि उनके प्लेन्स के अंदर आर्म्स और एमुनेशंस और ये सब मिले हैं। तो मुझे अब समझ नहीं आया ये उसकी बात कर रहे हैं जो इन्होंने भेजे थे यहाँ पे, पाकिस्तान को भेजे थे कि इंडिया में कोई ये इलीगली लेके आए। मुझे तो ये लग रहा है कि कभी एक्सप्लोजिव लेके आए होंगे। वो कुछ और डिक्लेयर नहीं किए होंगे ऐसा कुछ कागजात में। तो वैसे हो रहा है, मगर टर्की के अगेंस्ट स्टॉप करना पड़ेगा, जहाँ जहाँ की चीजें हैं टर्की को किसी तरीके से करना पड़ेगा रिस्ट्रिक्ट, ये तो जरूरी है। ड्रोन सिस्टम भारत से परचेज करना चाहता है, लेकिन मसला ये है कि चाहते तो कई सारे देश काफी कुछ हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि भारत सरकार ताइवान के साथ डिफेंस डील कभी साइन नहीं करेगी। भारत आज भी वन चाइना पॉलिसी का फॉलोअर है। दो कंट्रीज के बीच डिफेंस टाइज का जो सबसे बेसिक स्टैंडर्ड होता है वो होता है एक दूसरे देश में सबसे पहले मिलिट्री अटैचेस या फिर डिफेंस अटैचेस को तैनात करना। भारत ने ताइवान के साथ आज तक वो तक नहीं किया है। हाँ, ये पॉसिबिलिटी है कि हम ऑफ द टेबल जाकर कंप्लीटली अनऑफिशियल मैनर में ताइवान को D4 एंटी ड्रोन सिस्टम की वर्किंग के बारे में बता सकते हैं, या फिर उनको भी ऐसा एंटी ड्रोन सिस्टम बनाने में थोड़ी सी हेल्प कर सकते हैं, ताकि वो भी कल को चाइनीज ड्रोन्स और चाइनीज मुनीशंस को मार गिराने में सक्सेसफुल हो जाएं। अब इस चीज की पॉसिबिलिटी है क्योंकि ताइवान भी सेमीकंडक्टर से लेकर डेटा सेंटर्स और कई सारे क्रिटिकल सेक्टर्स में भारत की मदद कर रहा है। लेकिन कुछ लोग जो सपना देख रहे हैं कि भारत और ताइवान के बीच एक डिफेंस डील साइन होगी, ऐसा कभी नहीं होने वाला है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है ब्रिक्स समिट को लेकर। इस साल का ब्रिक्स समिट होना है ब्राजील में, और न्यूज निकल कर आ रही है कि अगले हफ्ते 6 से 7 जुलाई को ब्राजील ब्रिक्स समिट होस्ट करेगा, और इसमें प्रधानमंत्री मोदी, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन समेत चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और सभी 10 ब्रिक्स देशों के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स वहां पर शामिल होंगे। इसके साथ ही जो नेक्स्ट ईयर का 2026 ब्रिक्स समिट होगा वो भारत में होगा। अगले साल भारत ब्रिक्स को होस्ट करेगा क्योंकि ब्राजील के बाद ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी भारत के पास आने वाली है। नेक्स्ट ईयर 10 देशों के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स भारत में एक साथ प्रेजेंट होंगे। लास्ट ईयर ब्रिक्स में 5 नए देशों को ऐड किया गया है, जिसके बाद अब टोटल 10 मेंबर्स हो गए हैं। इसलिए भारत को दोबारा ब्रिक्स समिट को होस्ट करने का मौका 8 से 9 सालों के बाद मिलेगा। ऐसे में अगले साल का 2026 ब्रिक्स समिट भारत के लिए काफी खास होने वाला है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और टर्की को लेकर। दरअसल भारत सरकार टर्की को माफ करने के मूड में बिल्कुल नहीं लग रही है। सेल्बी एविएशन की सिक्योरिटी क्लियरेंस वापस लेने के बाद और इंडिगो की टर्किश एयरलाइन के साथ कोड शेयर पार्टनरशिप को खत्म करने के बाद अब भारत सरकार ने भारत के अंदर ऑपरेट कर रही टर्किश एयरलाइन कंपनी को डायरेक्ट वार्निंग इशू कर दी है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने जारी किया है। अब मसला ये है कि टर्की की नेशनल फ्लैग कैरियर टर्किश एयरलाइन कंपनी है, और ये भारत में सालाना हजारों की संख्या में पैसेंजर और कार्गो दोनों तरह की फ्लाइट्स को ऑपरेट करती है। पहलगाम हमले के बाद हम टर्की के साथ अपने रिलेशंस को रिव्यू कर रहे हैं। इसी के चलते भारत के डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने टर्किश एयरलाइन की सेफ्टी ओवरसाइट और रैंप इंस्पेक्शन करने का फैसला किया था, ताकि ये इंश्योर किया जाए कि नेशनल और इंटरनेशनल सभी तरह के सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन किया जाए। भारत ने इंस्पेक्शन कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सिविल एविएशन के आर्टिकल 16 के तहत की थी, जो कि इंटरनेशनल लॉज के अकॉर्डिंग वैलिड है। देश के सबसे बड़े 4 एयरपोर्ट्स को चुना गया, दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई और मुंबई। इन चारों एयरपोर्ट्स के ऊपर भारत के डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने अपनी एक टीम को भेजा, जिन्होंने टर्किश एयरलाइन के प्लेन्स और एयरक्राफ्ट्स की प्रॉपर इंस्पेक्शन करके ये इन्वेस्टिगेट किया कि क्या टर्किश एयरलाइंस के प्लेन भारत में सभी रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं या फिर नहीं। ये इंस्पेक्शन चली थी 29 मई से लेकर 2 जून तक, यानी कि 5 दिन तक टर्किश एयरलाइन के प्लेन्स के ऊपर लगातार छापेमारी चलती रही। इसके बाद जो DGCA के ऑफिसर्स ने रिपोर्ट सबमिट की है, उसमें पता चला है कि टर्किश एयरलाइंस कई सारी गलतियां कर रही थी। DGCA ने बताया कि बेंगलुरु एयरपोर्ट के ऊपर टर्किश एयरलाइन के मार्शलर के पास प्रॉपर ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट्स और वैलिड कार्ड भी नहीं था। इसके बाद जब टर्किश एयरलाइन का प्लेन लैंड हुआ था तो उस समय ग्राउंड के ऊपर कंपनी का एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर भी वहां पर प्रेजेंट नहीं था, और अराइवल प्रोसीजर एक टेक्नीशियन ने कंडक्ट किया था। उसके बाद कार्गो फ्लाइट्स के डेंजरस गुड्स डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट्स में भी काफी सारी कमियां थी। टर्किश एयरलाइन और ग्राउंड हैंडलिंग एजेंट के बीच सर्विस लेवल एग्रीमेंट भी नहीं था। लैडर्स, स्टेप लैडर्स, ट्रॉलीज और ग्राउंड पावर यूनिट्स की प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी और मॉनिटरिंग भी इंश्योर नहीं की गई थी। DGCA ने कहा है कि वो फॉरेन ऑपरेटर्स को भारत के सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और रेगुलेटरी के साथ फुल कॉम्प्लायंस चाहते हैं, इसलिए टर्किश एयरलाइन इन सारी कमियों को जल्दी से दूर करने के लिए काम करे।
और फ्यूचर में DGCA दोबारा से इंस्पेक्शंस कंडक्ट करेगा। यानी कि टर्किश एयरलाइन को फर्स्ट वार्निंग दे दी गई है। अगर अगले इंस्पेक्शन में भी ऐसी कमियां हुई तो बड़ा एक्शन हो सकता है। अब कुछ लोगों के मन में ये भी आ रहा होगा कि इन सब मिस्टेक्स के ऊपर ही टर्किश एयरलाइन का लाइसेंस क्यों नहीं रद्द कर दिया जाता है। इसका आंसर है इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस, और उससे भी बड़ा मसला है ये कंपनीज भारत की कोर्ट्स में जाकर सरकार के फैसले को पलट देती हैं या फिर चैलेंज करती हैं। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कायदे से चलते हुए टर्किश एयरलाइन को पहले वार्निंग दे रही है, दोबारा इंस्पेक्शन होगी और उसके बाद क्या होता है वो भी देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। इसलिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, हम उसको भी कवर करेंगे। नेक्स्ट अपडेट आ रही है इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर, जो भारत ने सस्पेंड कर दी है। न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत सरकार ने चेनाब रिवर के 15 से 20 मिलियन एकड़ फीट पानी को डाइवर्ट करने के लिए प्री फिजिबिलिटी स्टडी लॉन्च कर दी है। प्री फिजिबिलिटी स्टडी में पूरा रोडमैप तैयार किया जाएगा कि कैसे इस पानी को बाकी स्टेट्स में डाइवर्ट करना है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान स्टेट्स इसमें इंक्लूड की गई हैं। इस स्टडी में पूरा प्लान तैयार करके सरकार को बताया जाएगा कि कितने पानी को डाइवर्ट करना पॉसिबल है, कितना समय लगेगा, कितना पैसा लगेगा, एंड अगर ऐसा होता है तो इसके क्या नुकसान हो सकते हैं। सब कुछ इस रिपोर्ट को तैयार करके सरकार को बताया जाएगा और उसके बाद जमीन के ऊपर काम स्टार्ट होगा। इसके साथ ही न्यूज निकल कर आ रही है कि इंडस वाटर ट्रीटी को दोबारा रिस्टार्ट करने के लिए पाकिस्तान ने भारत को रिक्वेस्ट करते हुए अभी तक 4 लेटर्स भेज दिए हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है पाकिस्तान और अमेरिका को लेकर। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने भी भारत को कॉपी करते हुए बिलावल भुट्टो की लीडरशिप में एक डेलीगेशन अमेरिका भेजा है। अब न्यूज निकल कर आ रही है कि ये डेलीगेशन अमेरिका में जाकर डिफेंस डील के लिए लॉबिंग करने की कोशिश कर रहा है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। पाकिस्तान के फेडरल मिनिस्टर मुसद्दिक मलिक ने अमेरिका जाकर डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के सामने ये रिक्वेस्ट रखी है कि एडवांस्ड अमेरिकन वेपनरी पाकिस्तान के अस्तित्व के लिए काफी जरूरी हो गई है, क्योंकि भारत के पास काफी एडवांस्ड वेपन्स आ गए हैं। अमेरिका एटलीस्ट पाकिस्तान को एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम सप्लाई कर ले, ताकि पाकिस्तान अपने आप को भारत के एग्रेशन और भारत के हमलों से बचा सके। उसके बाद वो कहते हैं कि भारत के पास एडवांस टेक्नोलॉजी है और वही हम आपसे खरीदना चाहते हैं, आप हमें भी वो टेक्नोलॉजी दें। ये कहना है पाकिस्तान का अमेरिका को। वैसे जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप अपने सेकंड टर्म में बिहेव कर रहे हैं, कल को क्या पता अमेरिका पाकिस्तान को एयर डिफेंस सिस्टम भी सप्लाई कर ले। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं। और मुझे लगा शायद उनके चेक किया तो उसमें कोई वो कुछ लिखा हुआ तो नहीं, वो तो छोटी मोटी चीजें जो है कि तुमने ये नहीं कर रहे, ऑब्वियसली रूल्स फॉलो कैसे नहीं करे, इतनी हिम्मत कैसे उनकी। पर मैं तो वो देख रही थी, कोई एक आर्टिकल उसके ऊपर लिखा हुआ आया था, उसमें वो पूरा पढ़ ही नहीं पाई, जल्दी से बस बीच का देखा कि पता नहीं उस इसलिए एक्शन हो रहा है क्योंकि उनके प्लेन्स के अंदर आर्म्स और एमुनेशंस और ये सब मिले हैं। तो मुझे समझ नहीं आया ये उसकी बात कर रहे हैं जो इन्होंने भेजे थे यहाँ पे, पाकिस्तान को भेजे थे कि इंडिया में कोई ये इलीगली लेके आए। मुझे तो ये लग रहा है कि कभी एक्सप्लोजिव लेके आए होंगे। हाँ, वो कुछ और डिक्लेयर नहीं किए होंगे ऐसा कुछ कागजात में। तो वैसे हो रहा है, मगर टर्की के अगेंस्ट स्टॉप करना पड़ेगा, जहाँ की चीज़ें हैं ठप करना पड़ेगा, किसी तरीके से करना पड़ेगा रिस्ट्रिक्ट, ये तो ज़रूरी है। मगर मेरे को तो हैरानी हो रही थी केरला में जो हो रहा है कि इंडिया का क्या लेना देना फिलिस्तीन से, आई डोंट नो किसने फंडिंग की है, क्या की है, ये फंडिंग आ रही है, दिस इज समथिंग इज गोइंग ऑन। बहुत मेजर प्रॉब्लम जैसे यूएसए में हो रही है ना, केरला को कोई लेना देना नहीं है फिलिस्तीन। देख लो जैसे यूएसए में कॉलेजेस में स्टूडेंट्स कर रहे हैं, वैसे वहाँ पे केरला में स्टूडेंट्स कर रहे हैं। बांग्लादेश में कह रहे थे कि भैया तख्ता पलट हो गया, किसने कराया? स्टूडेंट्स ने कराया। उनको बोलना चाहिए जो कर रहे हैं कि तुम इमीडिएटली अभी तुम्हें गाजा भेजते हैं, वहाँ जाके प्रोटेस्ट करो। इंडिया में क्यों करो? इंडिया ने क्या लेना देना? और टाटा के पीछे पड़ रहे हैं क्योंकि टाटा जी इजराइल में फलानी धमकानी चीजें करता है, उनको काउंटर करना और इनके ऊपर एक्शन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो मुसीबत हो जाएगी जैसे यूएसए में। और मुझे लगा शायद उनके चेक किया तो उसमें कोई वो कुछ लिखा हुआ तो नहीं, वो तो छोटी मोटी चीजें जो है कि तुमने ये नहीं कर रहे, ऑब्वियसली रूल्स फॉलो कैसे नहीं करे, इतनी हिम्मत कैसे उनकी। पर मैं तो वो देख रही थी, कोई एक आर्टिकल उसके ऊपर लिखा हुआ आया था, उसमें वो पूरा पढ़ ही नहीं पाई, जल्दी से बस बीच का देखा कि पता नहीं उस इसलिए एक्शन हो रहा है क्योंकि उनके प्लेन्स के अंदर आर्म्स और एमुनेशंस और ये सब मिले हैं। तो मुझे समझ नहीं आया ये उसकी बात कर रहे हैं जो इन्होंने भेजे थे यहाँ पे, पाकिस्तान को भेजे थे कि इंडिया में कोई ये इलीगली लेके आए। मुझे तो ये लग रहा है कि कभी एक्सप्लोजिव लेके आए होंगे। हाँ, वो कुछ और डिक्लेयर नहीं किए होंगे ऐसा कुछ कागजात में। तो वैसे हो रहा है, मगर टर्की के अगेंस्ट स्टॉप करना पड़ेगा, जहाँ की चीज़ें हैं ठप करना पड़ेगा, किसी तरीके से करना पड़ेगा रिस्ट्रिक्ट, ये तो ज़रूरी है। मगर मेरे को तो हैरानी हो रही थी केरला में जो हो रहा है कि इंडिया का क्या लेना देना फिलिस्तीन से, आई डोंट नो किसने फंडिंग की है, क्या की है, फंडिंग आ रही है, दिस इज समथिंग इज गोइंग ऑन। बहुत मेजर प्रॉब्लम जैसे यूएसए में हो रही है ना, केरला को कोई लेना देना नहीं है फिलिस्तीन। देख लो जैसे यूएसए में कॉलेजेस में स्टूडेंट्स कर रहे हैं, वैसे वहाँ पे केरला में स्टूडेंट्स कर रहे हैं। बांग्लादेश में कह रहे थे कि भैया तख्ता पलट हो गया, किसने कराया? स्टूडेंट्स ने कराया। उनको बोलना चाहिए जो कर रहे हैं कि तुम इमीडिएटली अभी तुम्हें गाजा भेजते हैं, वहाँ जाके प्रोटेस्ट करो। इंडिया में क्यों करो? इंडिया ने
इन्हें क्या लेना देना और टाटा के पीछे पड़ रहे हैं क्योंकि टाटा जी इसराइल में फलानी नहीं। धमकानी चीजें करता है। इस उनको काउंटर करना और इनके ऊपर एक्शन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो मुसीबत हो जाएगी। गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।